तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एंड स्टोर मैनेजमेंट को समझने वाले हैं कि जस्ट एंड स्टोर मैनेजमेंट से कैसे हम लोग स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टेट को स्टोर से बाइंड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डिटेल्स में आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑट टोकन्स है। और वहीं अगर ये वाला है, एक नया इनकॉग्निटो मोड मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय डिटेल्स पे आना चाहूँ या डैशबोर्ड पे आना चाहूँ, तो जो यूज़र है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर वहीं मैं डैशबोर्ड वगैरह कहीं भी जाना चाहूँ तो यूज़र ऑटोमेटिकली लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि यूज़र है और ये यूज़र से अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो अब मैं ये वाला जो राउट है उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये सब कुछ जस्ट एंड स्टोर मैनेजमेंट की हेल्प से किया गया, क्योंकि वहाँ पे मैंने यूज़र का ईमेल, नेम और जो ऑट टोकन है उसको स्टोर करके रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे जस्ट एंड स्टोर मैनेजमेंट को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ ही अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में जस्ट एंड स्टोर मैनेजमेंट लगाने वाले हैं। अगर आपने जस्ट एंड के बारे में नहीं सुना है तो ये रिडक्स के जैसा स्टोर मैनेजमेंट है, टूल है, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर हमें डेटा को पास करना है, चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग जस्ट एंड को यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन बड़ा होते जाता है तो हमें फंक्शनैलिटीज़ या स्टोर को या डेटा को, स्टेट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जस्ट एंड है और जस्ट एंड का वेबसाइट ये रहा। और ये जस्ट एंड में टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का दिया हुआ है। ये टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्रिएट इंपोर्ट करते हैं जस्ट एंड से, फिर जो भी स्टोर है उसका टाइप डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज स्टोर के थ्रू यहाँ पे जो भी है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह लगा रहे हैं। और अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो पहला स्टेप है उसमें हमें जस्ट एंड को इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद क्रिएट को इंपोर्ट करना पड़ता है जस्ट एंड से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेटा को सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेट हो रहा है। तो जो भी इंक्रीज पॉपुलेशन है, जो बियर्स है उसका अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो स्टेट में बियर्स इंक्रीज हो रहा है, रिमूव में बियर्स का स्टेट 0 हो जा रहा है, अपडेट बियर्स में वो नया बियर के साथ न्यू बियर अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं, जो भी अपडेट करना है, इंक्रीज़ करना है या रिमूव करना है, वो सब कर सकते हैं। तो हम लोग जस्ट एंड का यूज़ करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में, क्योंकि मुझे जस्ट एंड ज़्यादा अच्छा लगता है और ये इसको मैनेज करना ईजी है रिडक्स के कंपेरिजन में। रिडक्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है। सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें हमें लॉगिन पे जाना पड़ेगा। और मैं लॉगिन पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जब हमने लॉगिन क्रिएट किया था तो बस हमने लॉगिन को बैकएंड से इंटीग्रेट कर दिया था। इसमें जो ऑथ टोकन्स वगैरह आ रहा है उसको हमने स्टोर नहीं किया था, और वो ऑथ टोकन स्टोर करके इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे, जिसमें कि अगर हमारा ऑथ टोकन स्टोर है तभी वो हमारे जो डैशबोर्ड वगैरह है, एम्प्लॉय डिटेल्स है, वो उसको देख सकता है। अगर ऑथ टोकन स्टोर नहीं है तो वो कोई भी यूज़र उसके अंदर नहीं जा सकता। अभी कोई भी जा रहा है लॉगिन होने के बावजूद। तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है उसमें है कि हमें जस्टिन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो कमांड है npm इंस्टॉल जस्टिन, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा टर्मिनल है वहाँ पे नया टर्मिनल ओपन करके मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, एसेट्स है, पेजेस है, सोर्स के अंदर यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा या डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा स्टोर के नाम से। और इसके अंदर मैं कोई भी स्टोर का नाम रख सकता हूँ, एम्प्लॉय स्टोर रख सकता हूँ या फिर HRMS स्टोर रख सकता हूँ, लेकिन इसका नाम मैं डेटा स्टोर रख रहा हूँ, डेटा स्टोर .ts। यहाँ पे हमारा जो भी कोड है वो टाइपस्क्रिप्ट में है, तो इसको भी हमें टाइपस्क्रिप्ट में ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास जस्ट एंड का ये वाला कोड है ये जावास्क्रिप्ट में है, लेकिन अगर हम लोग इसके पहले वाले पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ हो क्या रहा है कि ये यूज स्टेट का यूज़ हो रहा है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टेट का टाइप डिफाइंड है। तो हम लोग एक एक करके इसको करने वाले हैं। सबसे पहले जो जस्ट एंड में एक फीचर होता है परसिस्ट का, तो परसिस्ट में क्या होता है कि अगर हमें अपने डेटा को परसिस्ट रखना है लोकल स्टोरेज वगैरह में तो हम लोग परसिस्ट को इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉय के डेटा को और जो भी हमारा ऑट टोकन्स वगैरह है उसको मैनेज करने के लिए मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो भी है उसको निकाल देता हूँ और एक नया कांस्टेंट क्रिएट करूँगा, कांस्टेंट यूज़ डेटा स्टोर। और यहाँ पे जो यूज़ डेटा स्टोर है उसमें फिर क्रिएट जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था उसका यूज़ हो जाएगा।
और इसके बाद यहाँ पे हमें टाइप पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेटा स्टोर स्टेट ऐसा कुछ टाइप ले लूँगा, और एक बार जब ये क्रिएट हो जाता है तो इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। और यहाँ पे जो हमारा टाइप है उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो जो भी टाइप हम लोग जो भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं उसका एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, इंटरफेस, और इसका जो नाम होगा वो होगा डेटा स्टोर स्टेट। उसके बाद ये इंटरफेस में जैसे हमें चाहिए एक ईएमपी डिटेल्स चाहिए होगा, जिसमें कि जो भी हमारा एम्प्लॉय का डिटेल्स है, यहाँ पे जो हमने एम्प्लॉय का डिटेल्स रखा था ये वाला डिटेल्स हम लोग अपने स्टोर में रखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हम ऐड एम्प्लॉय कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है ऐड एम्प्लॉय करने के बाद ये अगर मुझे अपडेट करना है तो उसके लिए मुझे या तो प्रॉप्स का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली स्टेट के थ्रू जैसे ही कोई नया एम्प्लॉय ऐड होता है तो हम लोग इसको उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ईएमपी डिटेल्स जो एम्प्लॉय का डिटेल्स है उसको स्टोर करने वाला हूँ। और यहाँ पे इसका जो टाइप होगा वो हो जाएगा एम्प्लॉय, और जैसे ही मैंने एम्प्लॉय लिखा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इंपोर्ट हो गया। इसका जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ, इसका टाइप आपको दिखा दूँ, तो ये कंपोनेंट्स एम्प्लॉय के अंदर मैनेज डिटेल्स है, यहाँ से एम्प्लॉय आ रहा है। कंपोनेंट एम्प्लॉय टेबल डिटेल्स टेबल्स के अंदर से आ रहा है। तो यहाँ पे कंपोनेंट एम्प्लॉय इसके अंदर टेबल होगा, और यहाँ पे डिटेल्स कॉलम है। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का जो टाइप था वो डिफाइन किया था। अगर मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाऊँ तो ये एम्प्लॉय का टाइप है, तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट हो रहा है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट होके डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ईएमपी डिटेल्स का जो टाइप है यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि इसके बाद जो भी स्टोर मुझे क्रिएट करना है, जैसे कि हमारा ऑट टोकन्स हो जाएगा, तो ये तीनों स्टोर या स्टेट को हम लोग और स्टोर में रखने वाले हैं। जैसे ऑट टोकन्स, यूज़र ईमेल, यूज़र नेम वगैरह हम लोग रखने वाले हैं। ऑट टोकन्स, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल हमारा रजिस्ट्रेशन या लॉगिन वाले पेज से आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि हमें एक अपडेट यूज़र ईमेल का एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। अपडेट, इसके अंदर यूज़र नेम चला जाएगा। यूज़र नेम का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, और इसका जो ये जो हमारा फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। तो इस तरह से सेम हम लोग और भी क्रिएट कर लेंगे, जैसे जो भी ऊपर हमें दिख रहा है उसका हम लोग क्रिएट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से सेम हम लोग ये सब क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय का टाइप है वो ये वाला टाइप हमें आ रहा है। ईएमपी डिटेल्स का टाइप एम्प्लॉय हो जाएगा, बाकी जो भी टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे परसिस्ट का यूज़ करना है, क्योंकि मैं इसको लोकल स्टोरेज में परसिस्ट करने वाला हूँ। तो ये हमारा परसिस्ट आ गया। परसिस्ट के अंदर हम लोग सेट को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग सेट का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं सेट को यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे उससे पहले परसिस्ट के अंदर हमें परसिस्ट का नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, जैसे कि नाम आ जाएगा ईएमपी लोकल स्टोरेज। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये नाम यूनिक होना चाहिए, वो किसी और नाम से कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, डोमेन का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि ये वो यूनिक रहे। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है, अगर मुझे सेशन में स्टोर करना है तो मैं इस तरह से इसको सेशन में स्टोर कर सकता हूँ। सेशन में क्या होता है कि अगर आपको डेटा लोकल स्टोरेज में ना स्टोर करके सेशन में भी स्टोर करना है तो आप स्टोरेज क्रिएट जेसन स्टोरेज का यूज़ करके, और क्रिएट जेसन स्टोरेज जो है आपको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस अपने डेटा को सेशन में स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो नेम है ये हमारा ऐसे इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग अपने जो भी हमारा स्टेट है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और उसके साथ ही नीचे जो स्टेट है ये इस तरह से यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी मैं स्टेट क्रिएट करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उससे रिलेटेड एक अपडेट ईएमपी डिटेल्स है जो डेटा को अपडेट करेगा जब भी हम इसे अपडेट करना चाहते हैं। और अगर हमें चेक करना है वो डेटा क्या है तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, अगर अपडेट करना है तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर मुझे सेट स्टेट का यूज़ करना है, जैसे कि एक और एग्जांपल होता है, सेट के अलावा गेट का यूज़ होता है। तो अगर मुझे गेट का यूज़ करना है तो ऐसे करके हम लोग गेट का यूज़ कर सकते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि डेटा अगर हमें सिर्फ सेट नहीं करना, गेट भी करना है, तो एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेट करने से पहले मुझे चेक करना है कि एम्प्लॉय डिटेल्स सेम है या डिफरेंट है, तभी मुझे चेक करना है। या कुछ ऑप्शनल लॉजिक्स वगैरह लगाना है तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि अपडेट ईएमपी डिटेल्स है, उसमें नया डिटेल आएगा। अगर नया डिटेल जो है वो करंट डिटेल से मैच नहीं करता है तभी जाके हमारा डेटा सेट होगा, नहीं तो वो डेटा सेट नहीं होगा। तो उसके लिए सेट का यूज़ किया जा सकता है, तो सेट और गेट का यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जो हमारा कोड है उसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ बिना गेट का यूज़ किए हुए। तो इतना करने के बाद हमारा जो स्टोर है, जस्ट एंड स्टोर, वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ लॉगिन फॉर्म पे, जो हमारा लॉगिन फॉर्म है। अगर मैं लॉगिन फॉर्म पे जाऊँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में आता हूँ और जैसे ही मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ और मैंने लॉगिन किया, तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आता है, लॉग्ड इन करके मैसेज आ रहा है। और ये जो मैसेज है इसमें यूज़र और टोकन दोनों आ रहा है, और इसको हमें स्टोर में अपने स्टेट में स्टोर करना है। जैसे ईमेल्स हो गया या नेम हो गया, तो वो सब हम अपने स्टेट में स्टोर करने वाले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो लॉगिन फॉर्म है, मैं बाकी जो भी कंपोनेंट्स इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं जस्टेंट को इंपोर्ट करूँगा। तो हमारा जस्टेंट इंपोर्ट हो चुका है। अब एक बार जो इंपोर्ट हो जाएगा तो उसके बाद मुझे जो भी चीज़ अपडेट करना है यहाँ पे मुझे उसको बस अपडेट ही करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको चेक कर लूँगा कि मुझे अपडेट ऑथ टोकन्स, अपडेट यूज़र ईमेल और अपडेट यूज़र नेम, ये 3 चीज़ मुझे अपडेट करना है। तो जैसे ही सबमिट होता है और सबमिट के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे ऑथ टोकन्स को रिज़ल्ट में टोकन आ गया, रिज़ल्ट में यूज़र डॉट ईमेल आ गया, रिज़ल्ट में यूज़र डॉट नेम आ गया, उसको स्टोर कर लेना है, अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है उसके अंदर टोकन डायरेक्टली आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो टोकन डायरेक्टली आ रहा है, और यूज़र के अंदर ईमेल और नेम वगैरह आ रहा है। यहाँ पे क्रिएटेड ऐड का डिटेल आ रहा है, आईडी वगैरह आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 ही चीज़ को स्टोर कर रहा हूँ, एक नाम और एक ईमेल, क्योंकि मुझे वहाँ राइट साइड में या कहीं पे यूज़र का इन्फॉर्मेशन दिखाना होगा। बाद में हम लोग इसमें यूज़र का रोल भी सेव कर सकते हैं। तो एक बार ये जब हो जाएगा तो हमारा जो एरर है ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहा था इसलिए वो एरर आ रहा था। तो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सेम इसी तरह से हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी इसका यूज़ कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लूँगा और रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में इसको लगा लेता हूँ। और जो हमारा ये वाला है अपडेट और टोकन्स वगैरह, उसको मैं ठीक यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अभी ये यूज़ नहीं हुआ इसलिए एरर दे रहा है। और नीचे में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये वाला है, तो मैं ये जो भी है 3 स्टेट है उसको मैं स्टोर में ऐड करने के लिए मैं यहाँ से उसको स्टोर में ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी रजिस्ट्रेशन होता है तो सेम रिस्पांस हमारे सर्वर से आता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे जाता हूँ, ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, और यहाँ पे मैं कोई नाम देता हूँ, जैसे nitin@tricoweb.com दे देता हूँ। और ये हमारा ईमेल हो गया, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मैं कुछ दे देता हूँ, नाम नितिन दे देता हूँ। यहाँ पे जो सजेशन है उसमें ईमेल ही आ रहा है, उससे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। और अगर मैं नेटवर्क पे जाता हूँ और इसको मैं रजिस्टर करता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास जो रिस्पांस आ रहा है वो भी टोकन और यूज़र सेम रिस्पांस आ रहा है, जो कि हम लोग कंसोल में भी देख सकते हैं। और ये जो एरर है, जैसे नाम की जगह पे वो सजेशन में वो जा रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको ठीक कर लूँगा। यहाँ पे मैं कुछ नाम दे दूँगा, जैसे इंटर नेम ऐसा कुछ दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इंटर नेम आ गया। अब हमारा जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन है वो हमारे स्टोर से कनेक्टेड हो चुका है। तो इसके बाद क्या करना है कि मैं एक प्रोटेक्टेड राउट बनाने वाला हूँ। तो जो हमारा प्रोटेक्टेड राउट होगा उसके लिए मैं कंपोनेंट्स भी क्रिएट करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस में अगर आपने काम किया है तो, या फिर बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास मिडलवेयर होता है, जहाँ से
किसको लॉगिन करना है, किसको अलाउ करना नहीं करना, वो सब हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई वैसा फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग खुद से एक प्रोटेक्टेड राउट्स ऐसा नाम का TSX फाइल क्रिएट कर लेंगे। और ये जो प्रोटेक्टेड राउट्स है उसके अंदर क्या होगा कि हमारा ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, उसमें हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम का नेविगेट यूज़ कर रहे हैं। और ऑट टोकन जो हमने क्रिएट किया था डेटा स्टोर में, यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, यहाँ पे ऑट टोकन है, ये जो हमने क्रिएट किया था इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और अगर वो ऑट टोकन्स अवेलेबल नहीं है तो यूज़र ऑटोमेटिकली लॉगिन पे चला जाएगा। अगर वो अवेलेबल है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज़ काम करेगा। तो ये सिंपल सा कोड है कि अगर ऑट टोकन्स अवेलेबल नहीं है तो यूज़र को लॉगिन पे नेविगेट कर देना है, ये रिटर्न टू लॉगिन पे आ जाएगा और वो रिप्लेस हो जाएगा, जो करंट राउट है वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना राउट वाला जो पेज है या कंपोनेंट है उसको चेक करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा राउट वाला कोड है उसमें लॉगिन पे ये आ रहा है डिफ़ॉल्ट, ये जो स्लैश है इसको भी लॉगिन पे जाना चाहिए, तो मैं इसको लॉगिन पे कर लेता हूँ। ठीक इसी तरह से अगर कोई डैशबोर्ड पे जाता है, जैसे डैशबोर्ड पे जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हमें उसको एम्प्लॉय डिटेल्स पे अभी ले जाना, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड अभी रेडी नहीं है। तो अगर कोई स्लैश डैशबोर्ड लिखता है तो वो एम्प्लॉय डिटेल्स पे ही जाएगा। तो इसको अगर हमें चेक करना है तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली ऐसे आ रहा हूँ तो ये लॉगिन पे जा रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और वहीं अगर मैं डैशबोर्ड लिख रहा हूँ, जैसे मैंने डैशबोर्ड लिखा तो ये यहाँ पे जा रहा है। तो अगर अभी हमने मिडिलवेयर वगैरह लगा दिया है, तो अगर मुझे चेक करना है उसको, अगर मैं डायरेक्टली इस पे तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वो राउट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना कोड अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कोड अपडेट करना पड़ेगा प्रोटेक्टेड राउट्स को इंपोर्ट करके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक जो हमारा प्रोटेक्टेड राउट्स हमने क्रिएट किया तो इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये हमारा प्रोटेक्टेड राउट्स हो गया। और एक कांस्टेंट क्रिएट कर लूँगा प्रोटेक्टेड राउट्स के नाम से। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा आउटलेट है वो रिएक्ट राउटर डॉम से आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोटेक्टेड राउट्स है वो अगर कोई उसके कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो उसको हम लोग जो पब्लिक राउट्स है वहाँ पे ले जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। तो जो भी हमारा पब्लिक राउट्स है उसको हम लोग एक जगह रख लेंगे, जैसे ये सब हमारा पब्लिक राउट्स है। और यहाँ पे नीचे में जो पब्लिक राउट्स नहीं है उसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन वगैरह पब्लिक राउट्स नहीं है तो हम लोग इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ये निकल गया। और ये जो बाकी है इसको प्रोटेक्टेड राउट्स में रखना पड़ेगा, तो इसको मैं प्रोटेक्टेड राउट्स में रख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो राउट एलिमेंट है वो प्रोटेक्टेड राउट्स में जा रहा है, और प्रोटेक्टेड राउट्स में हमारा डैशबोर्ड, एम्प्लॉय डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स वगैरह आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड राउट से जो हमारा ये वाला जो राउट का कलेक्शन है वो प्रोटेक्ट है। तो अगर मुझे इसको चेक करना है, अब यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ रहा है कि ये बोल रहा है कि जो कंपोनेंट्स प्रोटेक्टेड राउट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स में प्रोटेक्टेड राउट है और यहाँ पे हमारे पास राउट्स है, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको राउट कर लेता हूँ। और अगर मैं वापस यहाँ पे आऊँ तो अभी भी ये एरर आ रहा है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, फिर से ओपन करूँगा। और यहाँ पे आकर अगर मैं चेक करूँ तो ये एरर जा चुका है, यहाँ से भी एरर जा चुका है। और अगर मैं इसको डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ, जैसे मैं इसको डैशबोर्ड पे ले जा रहा हूँ, तो ये वापस से लॉगिन पे आ रहा है। तो जो भी प्रोटेक्टेड राउट्स है, जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स वगैरह प्रोटेक्टेड राउट्स है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहूँ, अगर मैं जा रहा हूँ तो ये वापस से लॉगिन पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब भी हम लॉगिन कर रहे हैं अपने लॉगिन वाले फॉर्म में, तो हम यूज़र को डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा डैशबोर्ड है वो रेडी है, जैसा कि डैशबोर्ड है वो अभी एम्प्लॉय डिटेल्स पे जा रहा है। तो क्या करना होगा कि जो लॉगिन फॉर्म में हमें यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम की तरफ से आता है। और यहाँ पे नेविगेट को भी एक कांस्टेंट नेविगेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेविगेट हमारा क्रिएट हो गया है। और जो भी नेविगेशन है, जैसे मुझे डैशबोर्ड पे नेविगेट करना है, तो मैं यहाँ से जैसे ही कोई लॉगिन होता है तो मैं इसको डैशबोर्ड पे नेविगेट कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में भी, अगर मैं रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में आता हूँ तो यहाँ पे मैं यूज़र को डैशबोर्ड पे नेविगेट कर सकता हूँ, लेकिन नेविगेट यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो इसका जो कांस्टेंट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऊपर में मैं कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ।
अभी यूज़ नेविगेट नहीं मिल रहा है, तो यूज़ नेविगेट को मैं रिएक्ट राउटर डॉम की हेल्प से यहाँ पे कॉल कर लूँगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ नेविगेट को इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम लोग लॉगिन या रजिस्टर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो यूज़र है वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने नितिन के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया था, और अगर मैं 1 2 3 4 7 8 ऐसा लिख के लॉगिन कर रहा हूँ तो यूज़र ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे आ रहा है, और डैशबोर्ड जो है एम्प्लॉय डिटेल्स की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो ये वाला नेविगेशन है वो एम्प्लॉय डिटेल्स पे आ रहा है। वही अगर मैं इसको फिर से इनकॉग्निटो मोड में ट्राई करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से निकाल के इनकॉग्निटो मोड में ट्राई करूँगा, तो यूज़र ऑटोमेटिकली लॉगिन पे चला जाएगा अगर उसके पास ऑट टोकन्स अवेलेबल नहीं है। तो हमारा जो प्रोटेक्टेड राउट्स वाला है और जो जस्टिन का स्टोर मैनेजमेंट है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है।